भारत की वोट क्रांति और चुनाव आयोग। राकेश कपूर, संसद से सड़क तक। दोस्तों, भारत में बहुत से राजनीतिक विद्वानों पंडितों का मत है कि देश में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुई वोट क्रांति का सही मूल्यांकन स्वतंत्रता के बाद नहीं हुआ, जिसकी वजह से भारत के लोगों को मिली राजनीतिक स्वतंत्रता व बराबरी का मूल्य भी समुचित तरीके से नहीं हो सका। भारत के लोगों को बिना किसी भेदभाव के मिला एक वोट का अधिकार ऐसी अहिंसक क्रांति थी जिसके जरिए भारत में राजा व रंग का न केवल भेद मिटा बल्कि हर गरीब आदमी को स्वतंत्र भारत में संप्रभुता का अधिकार भी प्राप्त हुआ, क्योंकि उसके एक वोट की कीमत किसी राजा के वोट के बराबर थी। उसकी इसकी मार्फत वह इस स्वतंत्र देश के भाग्य का निर्माता तो बना ही, साथ ही अपने भाग्य का निर्माता भी बना। वह अपने वोट की ताकत से सत्ता बना भी सकता था और बिगाड़ भी सकता था। हर 5 साल में इसका उपयोग करके वह अपनी मनपसंद की सरकार का गठन करता था, जो उसी के प्रति जवाबदेही होती थी। यह कल्पना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी, क्योंकि वह भारतीयों के मन में से गुलामी की भावना को जड़ से दूर करना चाहते थे। मगर इसका अधिकार पाने के लिए भारत के लोगों ने कड़ा संघर्ष किया और हमारी पुरानी पीढ़ी ने अंग्रेजों को जेलों की यातना सही व लाठी डंडे व गोलियां तक खाई। अंग्रेज तो समझते थे कि भारत जैसे विभिन्न जातीय समूहों व वर्गों तथा सांप्रदायिक वाले जमघट के बने समुच्चय के लोगों को अपना संविधान तक लिखने का शऊर नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने उनकी चुनौती को स्वीकार किया और 1928 में एक संविधान लिखने वाली समिति का गठन किया, जिसमें उस समय के भारत के लगभग सभी मान्य समूहों को शामिल करने की कोशिश की गई, मगर जिन्ना की मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और वह इसमें शामिल नहीं हुए, जबकि बहुत से मुस्लिम नेता इसमें व्यक्तिगत हैसियत से शामिल हुए। इस समिति के सदस्यों में 1 रुपये वाली नहीं है। इस समिति में सदस्यों में से जवाहरलाल नेहरू भी थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे। समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी वह अंग्रेजों की आंखें खोल देने वाली थी। समिति में सबसे पहले भारत को अंग्रेजों की अवधारणा के विरुद्ध एक संघीय ढांचे का देश बताया, जिसमें राज्यों के व केंद्र के बीच समन्वय स्थापित करने के विभिन्न प्रावधान बताए। राज्यों व केंद्र सरकार के अधिकारों की सूची का बंटवारा किया और सबसे ऊपर भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव एक वोट का अधिकार देने की अनुशंसा की। नागरिकों को मौलिक अधिकार देने की बात इसी रिपोर्ट में कही गई। इसके बाद 1931 में कराची में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। इस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ
ये ले ले गोल्ड वाला। इस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया कि नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाएंगे और स्वतंत्र भारत में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वास्तव में यह ऐसा सिंहनाद था कि जिसकी आवाज से तत्कालीन ब्रिटिश संसद भी हिल उठी। उसके हाउस ऑफ लॉर्ड में 1932 में दो अंग्रेज विद्वानों ने कहा कि भारत ने ऐसे अंधे कुएं में छलांग लगाने का फैसला कर लिया है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। उसमें क्या है, इस पर अंबेडकर ने प्रतिक्रिया दी कि भारत के लोग अनपढ़ और गरीब हो सकते हैं मगर वे मूर्ख नहीं हैं, क्योंकि उनका व्यवहारिक जीवन सामान्य ज्ञान से भरा होता है। अंबेडकर की इस भविष्यवाणी काल विजयी साबित हुई, क्योंकि स्वतंत्र भारत के चुनाव इतिहास में हम देखते हैं कि हर चुनाव में भारत के लोगों ने परिपक्वता का परिचय दिया और भारत को स्थिर व दूरदर्शी सरकारें दी। बेशक कुछ समय के लिए राजनीतिक अस्थायित्व का भी वातावरण रहा, मगर वह लंबे समय तक नहीं चल सका। भारत की एक और विशेषता यह है कि यहाँ राजनीतिक नेतृत्व की विश्वसनीयता कभी खतरे में नहीं आई। यदि इस पर कुछ समय के लिए प्रश्न चिन्ह लगा भी तो लोगों ने इसका परिमार्जन अपनी राजनीतिक चतुराई से करने में सफलता प्राप्त की। यह सब कार्य भारत के लोगों को मिले एक वोट के अधिकार के बूते पर ही हुआ, परंतु वर्तमान में भारत में बहस इसी एक वोट के अधिकार को लेकर हो रही है और चुनाव आयोग विवाद के केंद्र में बना हुआ है। भारत में चुनाव आयोग का गठन ही इसलिए किया गया जिससे लोगों का एक वोट का अधिकार अक्षुण्ण बना रहे, लेकिन यह काम चुनाव आयोग मतदाता सूची की मार्फत ही करता है। और फिलहाल खबरें मिल रही है कि चुनाव आयोग पूरे देश में मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण करना चाहता है। इससे हाल ही में बिहार में भी ऐसा ही अभियान चलाया था जो बहुत अधिक विवादास्पद रहा। विवाद का मुख्य कारण यह रहा कि चुनाव आयोग मतदाताओं की नागरिकता की जांच करने का प्रयास कर रहा था, जो कि उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। भारत चूंकि संविधान से चलने वाला देश है और संविधान कहता है कि मतदाता या किसी भी भारतीय की नागरिकता की पहचान करने का अधिकार केवल गृह मंत्रालय को ही है। चुनाव आयोग का मुख्य काम यह देखना है कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर भारतीय का नाम भी मतदाता सूची में दर्ज हो। इसके लिए वह मतदाता से उसकी पहचान पूछ सकता है, मगर उसके भारतीय होने पर सवालिया निशान नहीं लगा सकता, क्योंकि कोई भी वयस्क नागरिक केवल तभी मतदाता बन सकता है जब वह चुनाव आयोग के समक्ष यह कसम खाता है कि वह भारत का जायज नागरिक है। उसकी नागरिकता को चुनौती देने का काम राज्य का है। बिहार में नागरिकों की पहचान के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि वह उनके आधार कार्ड को पुख्ता सबूत माने और उसके आधार पर उनके निवास का प्रमाण जाने। सर्वोच्च न्यायालय का यह
आदेश केवल बिहार तक ही सीमित होकर रह जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि संविधान की नज़र में हर राज्य के नागरिक के अधिकार एक समान ही होते हैं। अतः यदि चुनाव आयोग राष्ट्रीय स्तर पर मतदाता सूची का सघन पुनर्निरीक्षण करने की तैयारी कर रहा है, तो उसे आधार कार्ड को एक पहचान मानने के लिए तैयार रहना होगा। चुनाव आयोग को यह भी विचार करना होगा कि भारत के नागरिकों को एक वोट का अधिकार दिलाने के लिए गुलाम भारत में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्रांति कर दी और चुनाव आयोग का भी यह कर्तव्य बनता है कि वह किसी भी भारतीय से उसका वोट देने का अधिकार तभी छीनने का प्रयास करे जबकि सारे सबूत उसके अपने पक्ष में बोलते हुए लगे, क्योंकि स्वतंत्र भारत में चुनाव आयोग को ही नागरिक के एक वोट के अधिकार का संरक्षक बनाया गया है। यह अधिकार बहुत पवित्र भी है, क्योंकि इसी के आधार पर भारत में सरकारों का गठन होता है। महात्मा गांधी साधन और साध्य की पवित्रता पर बहुत जोर दिया करते थे और भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव आयोग को इस सिद्धांत को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, भारत की वोट क्रांति और चुनाव आयोग। वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर भी करते रहिए।